Good morning, friends. So today we'll start with biodiversity. So biodiversity by definition refers to categories of different species in an environment. Okay, you can say that it is biological diversity. Now the second definition given is the diversity of living organisms present in an ecosystem. Living organism means plants and animals. Now we'll see there are types of diversity whose division was given by विटेकर इन 1972 और इन्होंने 3 तरीके के इंडेक्सेस दिए टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो अल्फ़ा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स और गामा इंडेक्स. तो हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी इंडेक्स कौन सी है. तो देखिए पहले अल्फ़ा इंडेक्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी. देन दिस इज़ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट लोकली. देन द कंप्लीट डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंडस्केप. सपोज़ आप समझ लीजिए ये सपोज एक स्टेट है. इस स्टेट में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं. ओके, और इस नेशनल पार्क के अंदर भी एरियाज़ मार्क्ड है डिफरेंट एनिमल्स के लिए. ओके, सो अगर हम देखें तो अल्फ़ा इंडेक्स अगर करेंगे तो हम इन सबसे जो छोटा सर्कल है इनकी जब स्पीसीज़ डाइवर्सिटी निकालेंगे इन कम्युनिटी के बीच तो वो अल्फ़ा इंडेक्स कहा जाएगा. जब पूरे नेशनल पार्क के अंदर हम कर रहे हैं यही सेम काम स्पीसीज़ डाइवर्सिटी निकालने का तो वो बीटा इंडेक्सिंग कहलाएगा. और अगर जब पूरे स्टेट का हम जब अकाउंट ले रहे होते हैं तो फिर वो गामा इंडेक्स कराएगा. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन आप समझिए कि अल्फ़ा इंडेक्सिंग स्मॉलर लेवल पे हो रही है, बीटा इंडेक्सिंग थोड़ा बड़ा और गामा उससे बड़ा. ओके, सो इस वजह से हम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी पता कर सकते हैं. ओके, नाउ द अदर इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ द टर्म बायोडाइवर्सिटी. कहाँ पे सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज़ किया गया था? तो इनिशियली इट वाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1968 में. और एक बुक आई थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसमें यूज़ किया गया था जो कि रेमंड एफ दासमन की बुक थी. देन वॉल्टर जी रोजन लेटर ही यूज्ड फर्स्टली द टर्म बायोडाइवर्सिटी चेंजिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो रोजन ने बायोडाइवर्सिटी यूज़ किया था. अब हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. सो 29 दिसंबर को काफ़ी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है. और 22 मई है वो यूएन ने डिक्लेयर किया है एज बायोडाइवर्सिटी डे. एंड सम स्पेशल फैक्ट वाई 29 दिसंबर 1993, क्योंकि इस दिन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन केम इनटू फोर्स. फिर हम देख रहे हैं NCMB. इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी. ये इंडिया की फर्स्ट नेशनल सेंटर है. एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड? जामनगर, गुजरात. जामनगर काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी पिछले कुछ महीनों से. देन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बी फॉर्म्ड इन पार्टनरशिप विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड इन द कोस्टल जोन. फिर हम देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ increases towards equator, maximum biodiversity in tropical rainforest. So if we see maximum biodiversity is concentrated in this region, that is the tropical rainforest. Okay, now we'll see some of the important facts that have been given here. So biodiversity is found in the lowest latitude as compared to the higher latitudes. Who gave this theory? Generally more. So it is not a name, it is saying that कि generally at lower latitude ज़्यादा होती है diversity, okay, then कि higher latitude पे. Then biodiversity is found in mountainous region at lower latitude than at higher latitude. अगर आप समझिए एक माउंटेन है तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसके बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी हमें. Then India aims to achieve land degradation neutrality by 2030. देन मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ कच्छ. दिस इज़ गुजरात. दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात. दिस इज़ गल्फ ऑफ कच्छ. देन साइलेंट वैली केरला वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1984. वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे लोकेटेड है? चमोली, उत्तराखंड में. फिर हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से हम क्या समझते हैं? places where sufficiency of species and abundance of local species are found, but at the same time there is a constant threat to the existence of these species. Okay, हॉटस्पॉट इसको इसलिए बोला जा रहा है कि जहाँ पे अबंडेंट है बायोडाइवर्सिटी बट
उनको कांस्टेंट थ्रेट है उनके एग्जिस्टेंस का। जैसे कि आप समझिए वेस्टर्न घाट्स, वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहाँ पे हमें इतनी यूनिक डाइवर्सिटी विटनेस करने को मिलेगी जो कि वहाँ के ही लिए एंडेमिक है। सो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव हो रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो इस वजह से वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने सबसे पहले यूज़ किया था। वो थे नॉर्मन मायर्स, 1988 में इन्होंने यूज़ किया था। अब है द प्लेसेस साइट्स, कहाँ पे ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन, हाई एल्टीट्यूड रीजन। ओके, अब हाई एल्टीट्यूड रीजन पे क्यों है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हाई एल्टीट्यूड पे सपोज़ एक तो है ही कम, वहाँ पे पाए जा रहे हैं। सपोज स्नो लेपर्ड, वो हायर लैटिट्यूड पे ही पाया जाता है, लेकिन अगर उनके लिए फूड नहीं है या फिर उनको और नीचे लेवल पे आना पड़ रहा है तो उनका भी तो एक्सटेंशन खतरे में है। सो हायर लैटिट्यूड्स भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट है, तो इसमें हम देखते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन, उनका घर उजड़ जाना। क्यों, क्योंकि हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटी एक्सपैंड हो रही है, तो उनका हैबिटेट हम एक तरीके से इंक्रोच कर रहे हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन, देन एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज़, देन रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थ्रेट है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। देन कम्स द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़। सो एक्सटेंशन के 3 प्रकार हैं। ओके, एक है नेचुरल एक्सटेंशन कि जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और अगर इसमें पीछे रह गए तो वो इवॉल्व नहीं होंगे और वो पीछे रह जाएंगे, कोई और इवॉल्व हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल एक्सटिंक्शन है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाए टू द इवॉल्विंग सराउंडिंग। देन मास एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन देखा जाए तो जैसे कि कहा जाता है कि ड्यू टू द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट द डायनासोर गॉट एक्सटेंट, so that was a mass extinction. Then there is anthropogenic extinction because of expanding human activities, encroachment of the nature by the humans, and this exploitation leading to anthropogenic extinction. मतलब एक्सटेंशन का कारण है ऊपर जो हम देख रहे हैं वही दिया। तो हम देखते हैं मेजर फैक्टर ऑफ, ये जो ऊपर हमने देखा है मेजर फैक्टर ऑफ हैबिटेट लॉस थे। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द फैक्ट्स, इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो रिफॉरेस्टेशन अगर हम बैरल लैंड का करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। देन द वार्म क्लाइमेट जोन इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर बटरफ्लाई, एंड मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई कहाँ पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। देन बायोस्फीयर रिजर्व प्रिजर्वेशन एरियाज बिलोंग टू जेनेटिक वेरिएशंस। अब हम देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए ये किस चीज़ के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हम देख रहे हैं, हैबिटेट लॉस जो हो रहा है उसका सब उसके कारण क्या है। एक है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, इलीगल हंटिंग या पोचिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अनसाइंटिफिक माइनिंग, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, देन स्मगलिंग। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इनका बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और वो कैसे होगा तो अब हम देखते हैं इसमें। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने से। सो बायोस्फीयर रिजर्व एक स्ट्रैटेजी है जो कि इन सीटू काइंड ऑफ कंजर्वेशन है कि वी रीच टूवर्ड्स द नेचुरल हैबिटेट एंड ट्राई टू डू टेक नेसेसरी स्टेप्स सो दैट देयर नेचुरल स्टेट रिमेन्स स्टेबल एंड दे आर लीस्ट इम्पैक्टेड बाय द आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेनली ये इन सीटू है, नेचुरल है एंड सेमी नेचुरल लैंड्स के लिए। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टाइप्स देखा जाए तो इन सीटू एक्स सीटू 2 है। इन सीटू में हम क्या करते हैं, उनके ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, वहीं एक्स सीटू में हम उनको आइसोलेट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से, देन प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन कम्स द एक्स सीटू कंजर्वेशन। सो एक्स सीटू अभी हमने देखा कि वी आइसोलेटेड। सो आइसोलेशन भी 2 तरीके से किया जा सकता है, नर्चर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन जूलॉजिकल पार्क्स, उनको जूलॉजिकल पार्क में डाल के नर्चर करना,
ये एक तरीका हो सकता है। जैसे हमने देखा होगा कि वल्चर के लिए काफ़ी ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए हैं और उनकी नर्चरिंग वगैरह वहीं पे की जा रही है। सो दैट इज़ दिस मेथड। देन अदर इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पर्म एग एम्ब्रियो सैम्पल्स इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। फिर अदर है कि वी प्रिजर्व द eggs, sperm and embryos related to that animal so that in future if required they could be made into young ones और उनकी जो ब्रीड है या फिर उनकी जो स्पीसीज़ है उनको बचाया जा सके। देन अब देखे थे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का हमने देख लिया इन सिटू एक्स सिटू। अब एग्जाम्पल्स अब इससे देखते हैं। इन सिटू में आ जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जैसे कि सीक्रेट लेक्स एंड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आ गया। और वहीं एक्स सिटू में हम देखें तो सीक्रेट प्लांट्स गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, ट्री गार्डन, वाटर सिस्टम, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन। सो ये सब तरीके हो गए इसमें। फिर अगला है बायोस्फीयर रिजर्व मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। फिर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम सोशल कल्चरल एंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर टू प्रमोट रिसर्च इन इकोलॉजी। अब हम देखते हैं 4 मेजर कोरल रीफ। इंडिया में 4 मेजर कोरल रीफ कहाँ कहाँ हैं। सो हम देखते हैं 2 तो गुजरात के पास, सॉरी दिस इज़ मन्नार। तो यहाँ पे एक कच्छ हो गया, देन हियर लक्षद्वीप, देन अंडमान एंड निकोबार, देन गल्फ ऑफ मन्नार। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव्स कितना वाइडली स्प्रेड है और कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ स्प्रेड है, क्योंकि हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, ध्यान से देखते नहीं तो हमें लगता है कि जहाँ मैंग्रोव है वहाँ पे कोरल रीफ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आई गॉट कन्फ्यूज इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो आई रेड इट केयरफुली नेक्स्ट टाइम। सो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये दोनों तो आपसे याद हो गया, मन्नार है और कच्छ है। बाकी आपसे अगर पूछे इधर सुंदरबंस एंड ऑल, इधर नहीं है, यहाँ पे मेजरली यहीं पे। ओके, अब कोरल रीफ जो है वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक है फ्रिंजिंग और एक है अटोल। फ्रिंजिंग हमें मन्नार में, कच्छ में, अंडमान में मिलेगा। वहीं जो लक्षद्वीप वाला है जो सिर्फ ये अटोल है, बाकी फ्रिंजिंग है। देखिए फ्रिंजिंग मतलब ये मान लीजिए आपका आइलैंड है और कोरल रीफ जो है ये आपका आइलैंड है और कोरल रीफ है आगे आगे फ्रिंजेस की तरह ऐसे है। और वहीं अटोल में आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आई थिंक। अटोल कोरल, देखिए ये हो जाएगा अटोल कोरल रीफ, ठीक है। इसमें रिंग शेप्ड आइलैंड इंक्लूडिंग अ कोरल रिम दैट एनसर्कल्स अ लगून। ओके, ये अटोल है। और फ्रिंजिंग हम देखते हैं, फ्रिंजिंग कोरल, देखिए फ्रिंजिंग एकदम जैसे आपका आइलैंड है उसी से लगा हुआ है और अटोल जो है एक रिंग के फॉर्म में बस प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए आप, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो आप समझिए हम। ओके, अब हम देखते हैं यूजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी का। तो यूजेस कल्चरल बेनिफिट्स हैं, सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस्ड वेराइटीज़ है, देन नेचुरल इक्विलिब्रियम है मेंटेन हो रहा है इसकी वजह से, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड होती है, एस्थेटिक बेनिफिट्स मिलते हैं, देन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी वजह से। सो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी के यूजेस क्या हैं, कल्चरल बेनिफिट्स, एस्थेटिक बेनिफिट्स। इसको हम देखते चलते एक बार क्योंकि बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं ये। कल्चरल बेनिफिट्स में हम देखें तो रिलीजन से रिलेटेड और नेशनल प्राइड है ये। देन एस्थेटिक बेनिफिट में फॉर टूरिज़म, फॉर पेट एनिमल्स, क्रिएशन ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, क्रॉप पॉलिनेशन, देन न्यूट्रिशन साइकिल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, क्लाइमेट कंट्रोल बाय फॉरेस्ट और ओशंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ कमिंग टू द अदर, द सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस्ड वेराइटीज़। तो ये न्यू क्रॉप्स
और एडवांस्ड वैरायटी क्रॉप्स, 2 तरीके के आ जाएंगे इसमें। दैन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे ये सब कुछ हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से, जैसे क्विनीन, टैक्सोल, बोटेनोकेमिकल्स, मॉर्फिन। ओके, अब हम आते हैं IUCN पे। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड ये इसका रेड डेटा बुक काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि हम पढ़ पाते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है या नियरली वल्नरेबल है। सो दीज काइंड ऑफ स्टेटस आर गिवन बाय देम एंड इट इज़ अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन from the UN. It is not under UN. Okay, it may act as an observer at UN General Assembly, but it is a separate organization overall, and its list has various benefits that it helps in creating awareness, keeping records, and then preparation of written list of biodiversity. So these are all its applications. Now we'll see the biodiversity and endangered species. Okay, so firstly we'll see diclofenac sodium. So this is a chemical name, obviously chemical name of a pesticide, and they are basically used for animals as a pain killing medicine and a treatment in fever. But what happened was, although these medicines were used for those animals, but since those animals, when they were dead, they were eaten by vultures, and it was seen that the vulture died within 30 days. So they had impact on the vultures, and approximately 8.45 crore vultures dies because of eating these animals that were treated with this diclofenac sodium. Okay, then the other chemical is तम्बाला कोक. ये एक ट्री है जो कि मॉरिशस में मिलता है, और इसका अदर नेम डोडो प्लांट भी है. ये भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. क्यों? क्योंकि बिकॉज द ट्री फेल्ड टू ब्रीड, और ये देखा गया कि ये स्टेपल फूड था डोडो बर्ड्स का. तो ये ट्री नहीं रहा तो फिर डोडो बर्ड्स भी एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, फिर हम देखते हैं कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये एक बैट की स्पीशीज़ है जो कि फाउंड होती है यहाँ पे, और इसका अदर नेम है ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट. तो हम देख सकते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जा रही है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. देन अदर इज़ डुगोंग. तो ये एक लार्ज मरीन एनिमल है जिसको हम सी काउ से भी बुलाते हैं, ये क्योंकि ये सिर्फ सी ग्रास खाती है. एंड इट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल एंड दे आर वल्नरेबल. They are found in Eastern Africa, Southeast Asia and Australia. And in India, their large number is found in Gulf of Mannar and Pak Strait, that is between India and Sri Lanka. Other Indian regions where they are found are Gulf of Kutch, Saurashtra Coast and Andaman and Nicobar Island. They have been given the Schedule 1 protection under the Wildlife Protection Act 1972. Now comes the, so this is it, like we are seeing some of the important endangered species or wildlife of importance. So other is the Indian wildlife. So Indian wildlife, its natural habitat is in Run of Kutch, and its existence is threatened due to destruction of habitat. And the other is lion-tailed macaque. So it is a macaque, lanky monkey, and it is found in southern Western Ghat. So it resides mainly in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. So it is endemic to this region. Then the other is flying squirrel. We saw the flying fox, that was not a fox but a bat. And here we see the flying squirrel. So it is found in many parts of India, Russia, China, Japan, Europe, Africa, North America, and they have totally 12 species and maximum in Himalayan region. Then Prosopis juliflora. These are the what do we call, IAS. Let me know in the comments why they are IAS. Because they are, I'll show you the diagram, then you may be able to. Prosopis juliflora. IAS, I called it because it is an invasive species. Okay.
So its origin is originally from Mexico, South American and Caribbean region. It was introduced in India in 19th century, and Hindi name is Bilaiti Babul, and it is very harmful to our environment. And Tamil name is Simai Karuvelam. It is a group of small plants or shrubs. और इसकी वजह से देखा जाए क्या क्या इफेक्ट होता है. एक तो ये रूट्स डीपर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. फिर देन अंडरग्राउंड वाटर मतलब कम कर रहा है ये. देन अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन अ लार्ज स्केल हो रहा है इसकी वजह से. Then loss of air humidity in the surrounding area. Another plant near it does not grow properly. Then emission of toxic substances into the atmosphere and harmful to biodiversity. Then the other is red panda. Red panda is also known as fire cat, and it is like a raccoon. It is very small. It will not appear like a typical panda that we see in pictures. Okay, and it is naturally found in the sub-Himalayan region of northeast India and in various parts of the world also, such as Nepal, Bhutan, China, Laos, Myanmar. Okay, so this list of Ramsar sites is updated every year. Like recently when I studied it was 75. So we have to check what all sites are being added and should be aware about their locations. Now I think will be in this lecture. I think it is good that we cover it till here, and in the next lecture we'll start from these organizations such as Ramsar Convention and various acts and agreements. We'll continue with that. Okay, thank you so much.